हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। मैं यहाँ पे इस पूरे पर्टिकुलर फंड को रिव्यू करने वाला हूँ। हमने एक पूरी वीडियो सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें हम हर वीडियोस में एक पर्टिकुलर फंड को रिव्यू करेंगे और एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा इक्विटी मार्केट का, काफ़ी सारे फंड्स अवेलेबल है, आप एग्जैक्टली इस पूरे पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हो और आज लगा के आप छोड़ सकते हो पैसा। ये फंड्स कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम है। तो अगर आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है तो आप एग्जैक्टली इसी फंड को कॉपी कर सकते हो और एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे इस हर फंड को पूरा कंप्लीटली रिव्यू करना है, तो मैं हर वीडियो में एक एक फंड को रिव्यू करूंगा और आने वाली वीडियोस में उस पर एक पूरा मॉडल पोर्टफोलियो बनाऊंगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड होते क्या है? लार्ज कैप फंड आपका पैसा इसमें जो ज़्यादा एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं अप टू 80% एज पर द सेबी डेफिनेशन। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का भी जो ऑब्जेक्टिव है कि अप टू 80% ये आपकी इन्हीं लार्ज कैप कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। 20% दे कैन पुट योर मनी इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं, कैश कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मनी आपका इन्हीं शुरू की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो ये काफ़ी सेफली खेलता है, मतलब ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। इसमें आज भी जो ज़्यादातर जो एक्सपोजर है फंड का जिन स्टॉक्स का, उसमें शुरू की जो टॉप 20 कंपनीज में मैक्सिमम एक्सपोजर वही है। हालांकि हम इसको अभी रिव्यू करेंगे, तो अभी हम पहले एक्सेल पे चलते हैं। मैं साइड बाय साइड इसको रिव्यू करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी वोलेटिलिटी कैसी है, और अलग डिफरेंट पैरामीटर्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे आप एक्सेल पे आओगे, ये मेरे पास जो बना हुआ है, ये सबसे पहला जो शीट है मेरे पास, ये है आपका रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, अनबल रिटर्न से कोई फायदा नहीं है। आपने देखना चाहिए कि मैं कभी भी किसी भी दिन इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी कई बार समझाया हुआ, ज़्यादातर मैं इसी से रिव्यू करता हूं। तो इसमें हमने जो सिनेरियो लिया हुआ है कुछ इस तरीके का कि 2010 में मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता। देखो, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नॉट द फ्यूचर गारंटी, बट येस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस गिव्स यू द डायरेक्शन कि मुझे इसमें पैसा जाना, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एक आइडिया दे देता है। तो वी कांट डिनाई, वी कांट इग्नोर दी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो मैंने सारी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पकड़ी है, तो कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फंड में अगर मैं पैसा निवेश करने जा रहा हूं तो उसकी रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वोलेटिलिटी कैसी रही है, फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जैसे आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में हमने यहाँ पे 2010 में से लेके अभी तक 2022 तक का रोलिंग रिटर्न एनालिसिस है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का। तो जैसे मान लीजिए मैं 2010 से लेके 2022 तक कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक्सेल में देखोगे आप, और उसको एक साल के लिए होल्ड करता हूँ, तो मिनिमम रिटर्न कितना रहा है? माइनस, ऑब्वियसली एक साल का काफ़ी कम पीरियड है इक्विटी के लिए, तो -28.86 मिनिमम रिटर्न्स था। वहीं अगर बात करें कि अगर आप 2010 से लेकर 2022 तक कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए होल्ड करो, तो मिनिमम रिटर्न कितना था? 7.23%। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाता है, आपके फंड्स के रिटर्न्स मिलने की जो गारंटी हो जाती है वो आपके फेवर में हो जाती है, क्योंकि रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो आपके फेवर में हो जाती है। जितना समय आप इक्विटी को देते हो, इक्विटी आपका साथ देती है, मतलब कहने का मतलब ये है, उतना ही नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की चांसेस कम होते हैं। तो जैसे एक साल में -28.6 था, वहीं अगर देखें कि 8 से 12% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी इस एक साल का रोलिंग पीरियड 2010 से लेकर 2022 तक का, तो वो 18.16 था। और वहीं अगर 15% से ज़्यादा रिटर्न मिले रहते, एक साल का मेरा टेन्योर रहता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? वो थी 11.38। और 20% से ज़्यादा रिटर्न मिले रहते विद इन 1 ईयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी आपकी 29.40। वहीं अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर की, कि 12% से ज़्यादा रिटर्न मिले रहते मेरे को, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ। 5 साल इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको चेस करना चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए, 5 साल से ऊपर ही जाना चाहिए आइडियली। तो 5 साल से ज़्यादा, 5 साल का टाइम पीरियड, 2010 से 2022 का सेम पीरियड, तो देयर इज अ 65% प्रोबेबिलिटी, मतलब 100 में से 65% चांसेस ऐसे थे जिसमें आपको 12% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न मिला है 5 ईयर्स का टाइम पीरियड में। वहीं अगर 10 साल की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी लगभग, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 12% से ज़्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी
ये लगभग है आपका 66%, लगभग 5 साल और 10 साल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में। लेकिन वहीं अगर 8% से ज़्यादा, मतलब एफडी से ज़्यादा की बात करें तो देयर इज अ 99.4%। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो 2010 से लेकर 2022 तक की बात करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया हुआ है, 10 साल तक आपने लगा के छोड़ दिया है, आप देख नहीं रहे हो, तो 99% चांसेस थे फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से, और हर डेटा टाइम फ्रेम और रोलिंग पीरियड्स को कंपेयर कर रहे हैं कि 99.4% चांसेस थे कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न इन एनी हाउ मिले, 8% से ज्यादा, और 66% चांसेस थे कि आपको 12% से ज्यादा रिटर्न मिले। तो खैर ये एक रोलिंग रिटर्न एनालिसिस था। उसके बाद बात करते हैं भाई एसआईपी के केस में, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स लार्ज कैप में नए इन्वेस्टर वो एसआईपी को प्रेफर करते हैं। तो मान लीजिए मेरी 10,000 रुपए की एसआईपी है, 2010 में मैंने स्टार्ट करी थी, आज 2022 हो गया, तो उस 10,000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट है, कंपेयर करते हैं। तो देखो उस 10,000 रुपए की वैल्यू आज आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में 25,55,878 थी। वहीं अगर यही एसआईपी हम निफ्टी 50 टीआरआई में किए होते किसी इंडेक्स फंड में, टीआरआई की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इंडेक्स की नहीं, टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की होती मैंने, तो उसकी वैल्यू तकरीबन 25,33,255 होती। लगभग सेम है, लेकिन थोड़ी सी कंपेरेटिवली आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में ज्यादा है। जैसे मैंने बताया आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड बेसिकली आपका काफी सेफ प्ले करता है, शुरू की टॉप 20 कंपनीज में आपका ज्यादा एक्सपोजर है, वोलेटिलिटी काफी कम रहती है। गोल्ड में अगर यही पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू तकरीबन 18,87,175 होती। उसका रिटर्न्स CAGR रिटर्न की बात कर रहा हूं 9.02% होता गोल्ड का। वहीं आईसीसी फंड की बात करें तो 14.67, निफ्टी 50 टीआरआई की बात करें 14.50 CAGR बेसिस पे। वही पैसा भाई मुझे नहीं करना है, एफडी में लगा दिया, पीपीएफ में लगा रहने दीजिए, छोड़ दिया, इस तरीके से होता तो क्या होता, 10,000 रुपए का मेरा पीपीएफ में चल रहा है, सुकन्या समृद्धि में चल रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसकी वैल्यू तकरीबन 17 लाख के आसपास की होती, पीपीएफ में 7.64% का CAGR रिटर्न होता है इन द सेम पीरियड। तो ये कंपैरिजन था बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं बाकी इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें हमारा वोलेटिलिटी, शार्प रेशो, अल्फा और बीटा। हालांकि मैंने इस पे एक पूरा ब्लॉग तैयार कर रहा हूं, आई थिंक आज या कल में आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग पे, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हम अब अपडेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री में इंफॉर्मेशन कंटेंट वहां पे डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे कि रिस्क मैट्रिक को ढंग से समझना चाहते हो विद एन एग्जांपल, तो आई थिंक आज या कल में आपको वो आर्टिकल देखने को मिलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने और भी आर्टिकल्स लिखे, आप उनको रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अपने एवरेज रिटर्न से कितना प्लस और कितना माइनस हो सकता है विद इन 3 इयर्स के टाइम पीरियड में। तो दिस इज 13.19%, यानी +30 -13। बात करें शार्प रेशो की बारे में बात करें तो शार्प रेशो का मतलब है भाई कि आप 1 रुपए का रिस्क जो ले रहे हो 1 यूनिट का, उसके अगेंस्ट में आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितनी है। आइडियली शार्प रेशो पॉजिटिव होनी चाहिए, जितना ज्यादा शार्प रेशो हो उतना बेटर है, लेकिन खाली सिर्फ शार्प रेशो हम एक पर्टिकुलर फंड से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक फंड को दूसरे फंड से कंपेयर करने के लिए शार्प रेशो का यूज कर सकते हैं। हो सकता है 16% कोई पर्टिकुलर फंड रिटर्न कमा के दे रहा हो, ये 14% कमा के दे रहा हो, लेकिन 14% वाला ज्यादा बेटर हो। क्यों? अगर 14% में वोलेटिलिटी कम हो या रिस्क कम हो, अगर ये 14% में रिस्क भी कम है और ये आपको लगभग 14% रिटर्न कमा के दे रहा है, और ये 16% वाला फंड है जो आपको वोलेटिलिटी ज्यादा है या ज्यादा रिस्क ही है, तो ये आपके लिए ज्यादा ये आपको चॉइस नहीं करना चाहिए, आइडियली ये आपको चॉइस करना चाहिए। लेकिन ये एक डिफरेंट पैरामीटर्स है। हालांकि आई विल ट्राई कि मैं इस पर अलग से सेपरेट इसमें एग्जांपल समझाते हुए वीडियो बनाऊंगा इसमें, जिसमें आपको ज्यादा डिटेल में समझना आएगा। आई बिलीव जब ये आर्टिकल आएगा तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। शार्प रेशो पॉजिटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना बेटर है। अल्फा भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए कि आप निफ्टी 50 के कंपैरिजन में जो भी इसका बेंचमार्क है कितना एक्सेसली रिटर्न जनरेट कर रहे हो, जितना पॉजिटिव होगा उतना बेटर है। तो शार्प रेशो भी पॉजिटिव है। बीटा 0.94, जितना कम होगा, 1 से कम होगा उतना बेटर है। यानी इसका कहने का मतलब है वोलेटिलिटी कम है। आप देखोगे इस पैरामीटर्स के हिसाब से भी काफी समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी काफी कम है, शार्प रेशो भी काफी कम है, अल्फा भी लगभग ठीक ठाक है हमारा, और बीटा वोलेटिलिटी देखें वो भी कम है। तो ये काफी सेफली प्ले खेलता है। दैट इज द रीजन। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे जो हमने समझे। पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत मायने नहीं रखता, पोर्टफोलियो पे चर्निंग होती रहती है, लेकिन लार्ज कैप फंड जो होते हैं उनमें चर्निंग इतनी ज्यादा नहीं होती। लगभग इसकी आई थिंक 27-28% है। चर्निंग का मतलब है कि पूरे साल में कितनी बार पोर्टफोलियो बदला गया है। तो सेक्टर की बात करें कि सेक्टर का एलोकेशन, तो देखो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी, इन तीन में लगभग 50% से एलोकेशन ज्यादा होता ही है। जितने भी लार्ज कैप फंड है ज्यादातर आपको यही सेम एक्सपोजर मिलेगा। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में सबसे ज्यादा सेक्टर में पैसा लगा हुआ है।
निफ्टी 50 में एक्सपोजर भी कुछ इस तरीके का बनाया है, तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। पोर्टफोलियो होल्डिंग में बात करें तो आईसीसी, रिलायंस, एचडीएफसी, वही गिने चुने नाम जो है हमें मालूम है, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एलएनटी, एक्सिस हो गया, भारती हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, अल्ट्राटेक, इनमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर आपका। और अब ये करने के बाद नेक्स्ट चीज आते हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। ये है एसडब्ल्यूपी का मॉडल। अब इसमें क्या किया है कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए इसमें आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड में, और मैंने 10 साल के लिए लगा के भूल गया हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर 3 महीने में मेरे को एक पेंशन की तरह पैसा मिलता रहे, पेंशन की तरह मेरे को पैसा मिलता रहे। यानी आपने देखा होगा काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो रिटायरमेंट को टारगेट करते हैं, लाइक जैसे एनपीएस हो गया, और भी काफी सारे, पीपीएफ भी एक उनमें से एक है। इवन रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, जहां पे आपको पेंशन की गारंटी देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड को यूज करते हो जो कि ओपन एंडेड है, आप इसमें से पैसा कभी भी निकाल सकते हो, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है बाकी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में बात करी जाए तो अगर मैं ये पैसा आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी में मैंने लगा दिया 1 साल के बाद, ताकि 1 साल के बाद हमारा एलटीसीजी अप्लाई हो जाए, तो 1 साल के बाद मैं इस पैसे को अगर विड्रॉल कर रहा हूं हर 3 महीने में, मैं बोल रहा हूं फंड मैनेजर्स को, फंड हाउसेस को कि 30,000 रुपए का मेरे को एक मंथली फिक्स पेंशन बांध दो, मंथली इनकम बांध दो, मेरा 30,000 रुपए मेरे फंड से विड्रॉल करके मेरे अकाउंट में डालते रहो। तो एसडब्ल्यूपी वो है। हालांकि एसडब्ल्यूपी मैंने पुरानी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और इवन मैंने एसडब्ल्यूपी का पूरा कैलकुलेशन भी आपको समझाया हुआ कि एसडब्ल्यूपी कैसे आपके लिए टैक्स फ्रेंडली हो सकता है, पूरा डिटेल में। आई थिंक उसका लिंक दिखेगा ऊपर नीचे आपको, तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। तो एसडब्ल्यूपी मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते 2010 में, 1 जनवरी 2010 में, और 1 जनवरी 2011 में मैंने एसडब्ल्यूपी की होती, हर 3 महीने में 30,000 रुपए दे दो। तो उसका सिनेरियो क्या होता है, कैलकुलेशन आज 14 दिसंबर 2022 तक की बात कर रहे हैं, तो भाई 48 इंस्टॉलमेंट्स होती है आपकी, और आपकी जेब में जो पैसा आया होता है इस 10 लाख रुपए से, जो प्रॉफिट आपको आया होता है वो तकरीबन 14,40,000 के आसपास का आया होता। उसके बावजूद भी आज 14 दिसंबर 2022 को जो आपके हाथ में उस फंड की जो वैल्यू होती वो तकरीबन होती 14,04,267। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, ये पैसिव काइंड ऑफ इनकम हो गई। आपने पैसा डाल दिया, हर क्वार्टरली में आपको 30,000 रुपए की इनकम मिले जा रही है, फिक्स इनकम मिले जा रही है, और स्टिल उस 10 लाख रुपए की वैल्यू आज 14 लाख के आसपास की है। ये बेसिकली उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है जो रिटायरमेंट को टारगेट कर रहे हैं, या जिनके पास एक लमसम पैसा आया और उसमें एक हर महीने या क्वार्टरली कुछ इनकम कमाना चाहते हैं और पेंशन की तरह इसको यूज करना चाहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर पे जो रिटर्न्स था वो 12.62% था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी अच्छा फंड है, क्योंकि एक तो कम वोलेटिलिटी है, काफी सेफली प्ले खेलता है, लार्ज कैप में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा खासा विड्रॉल मिल गया जिसपे टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है, जो मेरी वीडियो रेफर कर लेना। उसके बावजूद भी स्टिल 10 लाख रुपए की वैल्यू 14 लाख के आसपास की होती, और इस पूरे स्ट्रक्चर में 12% का रिटर्न मिला होता आपको। तो ये हमने समझा एसडब्ल्यूपी। अब लास्ट में जाने से पहले एक बार समझते हैं कंसंट्रेशन कैसा है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, देखो भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसमें 71, और तकरीबन शुरू की टॉप 10 कंपनीज में 57% एलोकेशन है। जैसे मैंने बताया लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। शुरू की टॉप 5 स्टॉक्स में इसमें 39% एलोकेशन है, वही जो निफ्टी 50 को चेस कर, निफ्टी 50 में सेम स्ट्रक्चर है, वही है आपका। शुरू की टॉप 3 सेक्टर्स फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और आईटी में आपका मैक्सिमम एक्सपोजर है, मोर देन 52%। तो बेसिकली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन काफी सेफली प्ले खेलता है, वोलेटिलिटी कम मिलेंगी, कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दे रहा है। तो अगर आपने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मार्केट के बारे में कोई समझ नहीं है, आइडिया नहीं है कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आप इस फंड में एसआईपी करके रख के भूल सकते हो। हालांकि सिर्फ ये एक ही फंड नहीं है, हम आने वाली वीडियोस में और भी फंड्स रिव्यू करेंगे और एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन आज ये हमारा पहले फंड का पहला रिव्यू था, और आने वाली वीडियोस में बाकी फंड्स को भी रिव्यू करेंगे और मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल दे आर न्यू बिगिनर इन द मार्केट, उनको दे हैव नो आइडिया कि कौन से फंड में एसआईपी करनी है। आप इस फंड को चूज कर सकते हो, पूरा लिखा चिट्ठा और फंड की परफॉर्मेंस एनालिसिस, एसडब्ल्यूपी, एसआईपी मैंने सब आप लोगों के सामने रख दिया। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको, वीडियो लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो का जो आने वाली वीडियोस में हम रिव्यू करने वाले उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और अगर आपने मेरे ब्लॉग को अभी तक रेफर नहीं किया हुआ तो ब्लॉग पे हम काफी सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, आप ब्लॉग को रेफर कर सकते हो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।